गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम G20 समिट से रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। देखो, G20 एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है इन वेरियस फील्ड में। देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है G20 हमारा एडिटोरियल डिस्कशन का कि इस बार इंडिया ने इसको हेल्ड किया था। इंडिया के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई और इंडिया ने इसकी थीम रखी थी वसुधैव कुटुंबकम। बहुत इंपॉर्टेंट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्कशन करने का कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है और ग्लोबल साउथ को कैसे नॉर्थ से मिंगल किया जा सकता है, इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है और डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो क्लाइमेट के फील्ड में इफ़ेक्ट पहुंचाया गया है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड अभी तक उन्होंने कोई फाइनेंशियल ऐड नहीं दी है डेवलपिंग कंट्री को, तो किस तरह से डेवलप्ड कंट्री या फिर नॉर्थ के द्वारा ऐड दी जा सकती है साउथर्न कंट्री को और उनके लिए डेवलपमेंटल वर्क किया जा सकता है। देखो, पहले G20 के आप बेसिक जान लो क्या है। पहली चीज़ ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जो रेगुलर मीटिंग करता है और जो वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमी इशू हैं उनको डिस्कस करता है। जैसे प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, अभी जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी अमेरिका में, तो प्रोटेक्शनिज्म की टेंडेंसी बहुत बढ़ रही थी। किस तरह से चाइना के प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा था, बहुत सारे कंट्री के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जा रहा था। अमेरिका कह रहा था अमेरिका फर्स्ट की हम पॉलिसी रखेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा इंडिया में बनेगा और एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा था, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे थे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं हो रहा था, लीस्ट डेवलप कंट्री को बल नहीं मिल रहा था, तो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। तो G20 के इस समिट में मेनली ग्लोबल जो प्रेसिंग ग्लोबल इशू हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पर ध्यान दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ की गई कि कैसे जो हमारा अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में इंक्लूड किया जाए और उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन कंट्री में पहुंचे और उनको डेवलपमेंट के बेनिफिट मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट है जेनेसिस, मतलब कब स्टेबलाइज हुआ, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। देखो, जब एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे फ्रॉड तो नहीं कहेंगे, मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कंट्री को। वो अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर फाउंड किया गया इसे 1999 में। उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर होते थे इसकी फोरम में और सेंट्रल बैंक के गवर्नर क्या करते थे, वेरियस इशू जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू पर बात करते थे। अब तो इसमें प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वर्ल्ड लेवल पर जो बहुत सारी कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पर्पस क्या है इसका, इंपॉर्टेंट रोल है शेपिंग एंड स्ट्रेंथिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। मतलब ये शेप करता है और स्ट्रेंथ करता है ग्लोबल आर्किटेक्ट को, कैसे ग्लोबल का आर्किटेक्ट डेवलप किया जाए। मतलब वही आर्किटेक्ट का मतलब यहाँ आर्किटेक्चर नहीं है, मतलब है कि आपकी इकोनॉमी किस तरह से डेवलप करे, किस तरह से जो इशू हैं वो हमारे सॉल्व किए जा सकें और गवर्नेंस में रिफॉर्म लाया जा सके, इस तरह की चीज़ें की जाएं। पर्पस यही है। देखो, लिखा नहीं है शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। जो ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू हैं उन पर कंसेंसस बनाया जा सके। वर्किंग क्या है, G20 समिट एनुअली हेल्ड होता है और इसकी प्रेसिडेंसी रोटेटिंग होती है। प्रेसिडेंसी इसकी सपोर्ट की जाती है ट्रोइका के बारे में। ट्रोइका क्या होता है, ट्रोइका देखो प्रीवियस प्रेसिडेंस जो होता है, करंट में प्रेसिडेंस जो होता है और इनकमिंग प्रेसिडेंसी जो होती है, तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंसी है, तो इसे ट्रोइका कहते हैं। जैसे इंडिया के केस में ट्रोइका इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील है। 2 पैरेलल ट्रोइका है, इसमें एक फाइनेंस ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है। मतलब फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस से रिलेटेड बात की जाती है और शेरपा ट्रैक में प्राइम मिनिस्टर लेवल पर किस तरह से इकोनॉमिक कॉपरेशन किया जाए, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जाए, इस चीज़ पर बात होती है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जहाँ पर ये समिट ऑर्गेनाइज होती है वही सब ये चीज़ें
ऑर्गेनाइज करते हैं, वही सब चीज़ें मेंटेन करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन किसका कितना है, देखो आप वर्ल्ड की जीडीपी में देखोगे तो G20 नेशन का 85% है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। ग्लोबल जीडीपी में क्या है, 85% रिप्रेजेंट करती है G20 नेशन, ग्लोबल ट्रेड में 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3 मतलब 65%। ठीक है, अप्रॉक्स 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से ग्लोबल जीडीपी में G20 कंट्रीब्यूट करती है, ट्रेड में कितना कंट्रीब्यूशन है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। ये अफ्रीका के इंक्लूजन से पहले है, अभी अफ्रीका को इंक्लूड कर दिया गया है। तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अचीवमेंट क्या है, देखो इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस जो देखने को मिला, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2018, उसमें बहुत सारे एड्रेस किया उस इशू को, यूरोजोन क्राइसिस एड्रेस किया। और ये जो तुम प्रोटेक्शनिज्म की टेंडेंसी जो चाइना और यूएस के बीच ट्रूस किया 2018 में, टैक्स रिफॉर्म लाए कि कैसे लो इनकम कंट्री में टैक्स के बेनिफिट पहुंचाए जा सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमें चीज़ें देखने को मिली। अब की आउटकम क्या रहे, अब सबके अनएनिमसली मतलब किसी के विरोध किए बिना दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ और इस दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सी चीज़ें बताई गई कि किस तरह से ग्लोबली हम कोऑपरेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंटल एजेंडा को हम बढ़ा सकते हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को हम बल दे सकते हैं कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सके और क्लाइमेट का जो इफेक्ट है आइलैंड नेशन पर कम हो सके। तो ये दिल्ली डिक्लेरेशन में इस तरह की बातें की गई। दूसरी चीज, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया। देखो आप जानते ही हैं इंडिया ने बायोफ्यूल के लिए एक पॉलिसी बनाई थी 2018 में। इस 2018 की पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। इस पे ध्यान दिया गया मेनली कि कैसे बायोफ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। बायोफ्यूल क्या है, जैसे हमारा जो वेस्ट हो जाता है, आप जानते हैं हम वेस्ट कर देते हैं, कॉर्न को वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे फूड को वेस्ट कर देते हैं। इसको फर्मेंटेशन के थ्रू हम फ्यूल बनाएंगे। इस बायोफ्यूल को क्या करेंगे, मिंगल करेंगे पेट्रोल के साथ, और जब पेट्रोल के साथ इसे मिंगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, हमारे इम्पोर्ट बिल डिक्लाइन होंगे। जब इम्पोर्ट के बिल डिक्लाइन होंगे तो इससे हमें क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचेंगे और हम अदर जगह उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना जो कंजम्पशन बढ़ाएगा बायोफ्यूल का। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा। तो इस पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया जो है अब तक सुएज कनाल से होता हुआ जाता है, गल्फ ऑफ खंबत सुएज कनाल से होते हुए जाते हैं हम, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का यूज़ नहीं करते हैं, रेड सी से होते हुए जाते हैं। अब क्या इनका टारगेट क्या है, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होते हुए, अरब होते हुए, इजराइल होते हुए यूरोप को जाएं। इससे क्या होगा कि हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो तो बचेंगे ही बचेंगे, मगर रेड सी में आप देखते हैं कभी हौती अटैक कर देते हैं, कभी यमन में क्राइसिस चल रहा है, कभी सऊदी अरेबिया में क्राइसिस चल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन से हम बच सकेंगे और ओवरऑल हमें क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, इसका एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था G20 का। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें परमानेंट स्टेटस मिल गया। इंपॉर्टेंट चीज, अदर G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, ग्लोबल साउथ को कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। देखो ग्लोबल साउथ कंट्री उन्हें कहते हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लो, मान लो ये इक्वेटर जा रहा है हमारे अर्थ से, तो ग्लोबल साउथ कंट्री उन्हें कहा जाता है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अगर ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाता, डेवलप्ड कंट्री को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ग्लोबल साउथ अगर वर्ड यूज हो रहा है तो आप समझ लो कि लीस्ट डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को लिए यूज़ किया जा रहा है। और इसका G20 सैटेलाइट मिशन का मेन यूज़ क्या है कि कैसे एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट से बचा जा सके और किस तरह से हम जल्द से जल्द क्लाइमेट के ऑब्जर्वेशन कर सकें और जो आइलैंड नेशन है उनको बेनिफिट पहुंचा सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट। हमने क्रिप्टो एसेट के बारे में प्रीलिम्स में भी डिस्कस किया है कि किस तरह से क्रिप्टो एसेट फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकती है किसी कंट्री में नारकोटिक्स का व्यापार बढ़ सकता है, उसको कम करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जाएंगे ताकि क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्सिबल रूप से यूज़ किया जा सके। ठीक है,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी ताकि G20 नेशन के द्वारा जो वर्क किए जा रहे हैं उसका बेनिफिट सारी कंट्री को मिल सके। सिग्निफिकेंस क्या है G20 का? स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या होगा? G20 नेशन क्या करते हैं? आपस में बात करके फाइनेंशियल रेगुलेशन लाते हैं, क्राइसिस को प्रिवेंट करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। आप जैसे देख लो क्या हुआ अभी श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो इसमें क्या किया? वर्ल्ड की कंट्री ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, बहुत सारा वर्ल्ड की कंट्री ने सपोर्ट किया, तो इस तरह से वहां फाइनेंशियल क्राइसिस को मिनिमाइज किया गया। तो इस तरह से क्या जो होता है, सपोर्ट किया जाता है ग्लोबल लेवल पर कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सके। ठीक है, एड्रेस ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंज, और जो डेवलपमेंट से चैलेंज जो रिलेटेड हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाता है ये एड्रेस किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हर तरफ बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। 2014 में ब्रिस्बेन में G20 का समिट हुआ था, इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की गई और जेंडर गैप है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, इसको कम करने की बात कही गई 25% तक, मतलब कि 25% तक विमेन का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए पहले से। रिकास्ट बाइलेटरल टाइज, अब क्या हो रहा है रिसेंटली बाइलेटरल टाइज बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, तो इस पर बल दिया गया है कि आप बाइलेटरल टाइज को बढ़ाइए। क्या क्या देखिए सिग्निफिकेंस में, सपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एड्रेस ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और रिकास्ट बाइलेटरल टाइज। ठीक है, सिग्निफिकेंस G20 पर। अब इंडिया की प्रेसिडेंसी ने क्या बेनिफिट हो जाए? शोकेस लीडरशिप, हमने अपने इंडिया ने इसमें लीडरशिप दिखाई कि हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी टॉपिक पर, बाइलेटरल कंसेंसस बना सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, मैंने बताया कि किस तरह से इंडिया ने प्रेसिडेंसी के थ्रू ग्लोबल साउथ की प्रेस्टीज को बढ़ाया है और प्रायोरिटी दी है कि कैसे सैटेलाइट नेटवर्क और कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कर सकते हैं नॉर्थ से कि ग्लोबल साउथ को एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। ठीक है, जैसे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करने का। इकोनॉमिक इंपावरमेंट, कैसे इकोनॉमिक इंपावरमेंट की जाए ताकि ग्लोबल साउथ में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और हमारा बिजनेस एक्सपेंशन हो। ठीक है, एक्सपेंड इंडियाज फुटप्रिंट, अब इंडिया का फुटप्रिंट कैसे बढ़ेगा कि जो हमने डेवलपमेंट किए हैं, जो कल्चरल और ट्रेडिशनल टाइज हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे यहाँ चंद्रयान मिशन भेजा गया है, मंगलयान मिशन भेजा गया है, इसको वर्ल्ड लेवल पर कैसे फुटप्रिंट कर सकते हैं और कैसे वर्ल्ड के सैटेलाइट और हम ज्यादा यूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लॉन्च कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, हमने ईस्ट और वेस्ट में जो पोलराइजेशन चल रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड में पोलराइजेशन चल रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, नॉर्थ साउथ डिवाइड को कैसे खत्म किया जाए, इस पर बल दिया। स्टीयरिंग ग्लोबल एजेंडा एंड रीशेपिंग वर्ल्ड ऑर्डर, हमने वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप किया। किस तरह से रीशेप किया? हमने प्रायोरिटी दी डेवलपिंग कंट्री को, क्लाइमेट चेंज में कैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी दे सकते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, कैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इशू को सॉल्व किया जा सकता है, आइलैंड नेशन को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो ये सब बातें इसमें बताई गई, कैसे क्या क्या इंडिया ने किया क्या क्या इंडिया ने इसमें इंपॉर्टेंस है इंडिया की, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया की, शोकेसिंग लीडरशिप। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना इंडिया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, एक्सपेंड इंडियाज फुटप्रिंट, ठीक है, बिल्ड ट्रस्ट किया और स्टीयरिंग ग्लोबल एजेंडा एंड रिसीविंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, ये सब चीजें की गई। अब इंडिया की प्रायोरिटी क्या क्या है इसमें? देखो, इंडिया की मेन प्रायोरिटी है ग्रीन डेवलपमेंट करना। इंडिया चाहता है क्लाइमेट चेंज का ज्यादातर कंट्री पर इफेक्ट ना पड़े और क्लाइमेट चेंज जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा। तो ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई और लाइफ स्टाइल थ्रू फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, कैसे हम एनवायरनमेंट के थ्रू अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते ही हैं हमारी यूपीआई ने अपना एक इंटरनेशनल प्रेस्टीज बनाई है, तो कैसे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को हेल्प मिलेगी और रूरल सेक्टर को अर्बन सेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब रूरल सेक्टर अर्बन सेक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे तो खेती से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जा सकेगी,
ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकेगी। एक्सेलरेट इंक्लूजन एंड रेजिलेंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हमारी ऐसी होना चाहिए जो सबको इंक्लूड करे, पुअर को भी इंक्लूड करे और अमीर को भी इंक्लूड करे। रेजिलेंट होना चाहिए कि किस तरह से कोई भी क्राइसिस उस पर इफेक्ट ना कर पाए, और एक्सेलरेटेड होना चाहिए कि वर्ल्ड के ऑर्डर के साथ साथ चलना चाहिए। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे बल दिया गया, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्रेस पर तो सभी कंट्री बल दे रही हैं किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाया जा सकता है। और वीमेन लेड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीमेन का पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में दर घटता जा रहा है। तो वीमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। जब वीमेन लेड डेवलपमेंट होगा तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन इलिटरेट नहीं होगी, लिटरेट होगी, और एजुकेशन का अभाव नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कैपिटल डेवलप होगी। अब चैलेंजेस आप देख लो, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी अमंग द मेंबर कंट्री। क्या हो रहा है कि G20 में डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, मतलब क्या है, चाइना कुछ कहता है, रसिया कुछ कहता है, अमेरिका कुछ कहता है, तो इससे क्या होता है, कंसेंसस बिठाने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी अमंग मेंबर कंट्री। क्या होता है, मेंबर कंट्री को प्रायोरिटी दे देते हैं, आइलैंड जो डूब रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कोई मतलब नहीं है, लैक ऑफ इफेक्टिव पावर, कोई इफेक्टिव पावर नहीं है, लीगली बाइंडिंग कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता है जो इफेक्टिव हो। आपने कंसेंसस से बोल दिया, कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट तो है नहीं, आपने बोल दिया कि आप डेवलप्ड कंट्री जो है फाइनेंस देंगी आइलैंड नेशन को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को, कुछ नहीं। जब वो लीगली बाइंडिंग ही नहीं है तो उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, लैक ऑफ इफेक्टिव पावर। जियोपॉलिटिकल टेंशन, आप जानते ही हैं कितनी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है साउथ चाइना सी में, और ताइवान में चाइना क्राइसिस इमर्ज कर रहा है, रसिया यूक्रेन में बाहर चल रही है, तो कोई भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है। इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चैलेंज, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है ग्लोबल चैलेंज का, कोई भी क्लाइमेट चेंज पर बात नहीं कर रहा है। इनइक्वालिटी, पुअर वर्ल्ड पर कितना पैसा की कमी है, कैसे 1% वर्ल्ड की पॉपुलेशन 90% पैसा रखे हुए है, 60 से ऊपर पैसा रखे हुए है, ठीक है। लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, वो तो हमने देख ही लिया कि जब आप लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ही नहीं कर रहे हो, क्लोज डोर में सब बात कर रहे हो, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मीडिया को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप जानते हैं चाइना अपने प्रोडक्ट बना रहा है, इंपोर्ट पर बैन लगा देता है, अमेरिका अपने प्रोडक्ट बना रहा है, इंपोर्ट पर बैन लगा देता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिले यहाँ, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी अमंग मेंबर कंट्री, लैक ऑफ इफेक्टिव पावर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चैलेंज, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आप इंक्लूसिविटी लाइए, जो नॉन मेंबर स्टेट हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनसे बात कीजिए, आप हौती से बात कीजिए, आप हमास से बात कीजिए, गाजा में जो है स्टेबिलिटी लाइए। तो इंक्लूसिविटी होना चाहिए, अवॉइडिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होकर आ रहे हैं, जो आपस में ट्रेडिशनली लाइक माइंडेड ग्रुप हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको खत्म करना चाहिए। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आप क्या करें, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करें किसी भी स्कीम का। मेंटेन कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, आप जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है उसमें मेंटेन मतलब आप जो है कॉन्टिन्यूटी लाइए। क्या G20 की समिट हर बार होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग इशू करना चाहिए डिक्लेरेशन, ताकि जो है डेवलप्ड कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्री पर ध्यान दे पाएं। तो ये हमने आज का G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, A to Z, हमने A to Z कुछ नहीं छोड़ा है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। आप सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।